Dear students of BCom Part 2nd, today our lecture will be on capital profits पूंजीगत लाभ। प्रिय विद्यार्थियों, पूंजीगत लाभ वे लाभ होते हैं जो कि व्यापार के सामान्य व्यवहारों से उत्पन्न होकर अन्य कारणों से उत्पन्न होते हैं। पूंजीगत लाभ में निम्नमध्ये शामिल हो सकते हैं, जो कि निम्नलिखित है। विद्यार्थियों, पूंजीगत लाभ में प्रतिभूतियों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम नंबर 1, एक बार मैं और दोहराऊंगा इसको, प्रतिभूतियों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम। दूसरा, जब्त अंशों के पूर्ण निर्गमन के पश्चात अंशहरण खाते की बची हुई जमा राशि। तीसरा, कंपनी द्वारा समामेलन से पूर्व कमाया गया लाभ। चौथा, कंपनी के ऋण पत्रों के शोधन पर प्राप्त लाभ अथवा बट्टा। और पांचवा, स्थायी संपत्तियों के बेचने से प्राप्त लाभ। ये 5 मदे हैं जो पूंजीगत लाभ, जिसको हम कैपिटल प्रॉफिट्स कहते हैं, उसमें सम्मिलित किए जाते हैं। अगर हम इन सबको एक एक करके समझाने की कोशिश करेंगे तो सबसे प्रथम आता है प्रतिभूतियों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम। नंबर 1, विद्यार्थियों, इसके अंतर्गत अंशों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम का उपयोग केवल उन्हीं कार्यों के लिए किया जाता है जो कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 78 में वर्णित है। अतः अंशों के निर्गमन पर प्रीमियम में से लाभांश बांटना स्वीकृत नहीं है। विद्यार्थियों, यहाँ ध्यान रखना है, यह नहीं है। परंतु ऋण पत्रों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम पर धारा 78 के प्रतिबंध लागू नहीं होते हैं तथा कानूनन कंपनी ऋण पत्रों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम में से लाभांश वितरित कर सकती है। परंतु व्यवहार में ऋण पत्रों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम में से कंपनी सामान्यतः लाभांश घोषित नहीं कर सकती है। इसको समझने की अति आवश्यकता है यहाँ पर कि व्यवहार में ऋण पत्रों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम में से कंपनियां सामान्यतः लाभांश घोषित नहीं कर सकती है। दूसरा, जब्त अंशों के पुनर्गमन के पश्चात अंशहरण खाते में बची हुई जमा राशि। यह भी एक महत्वपूर्ण मद है पूंजीगत लाभ के अंतर्गत जो आता है। कंपनी अधिनियम के अनुसार यह राशि पूंजीगत संचयन, जिसको हम कैपिटल रिजर्व कहते हैं, खाते में ट्रांसफर करना अनिवार्य है। अतः यह राशि लाभांश वितरण के लिए उपलब्ध नहीं है। विद्यार्थियों, तीसरा, कंपनी द्वारा समामेलन से पूर्व कमाया गया लाभ। यह तीसरा मद है जो पूंजीगत लाभ के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत कंपनी एक वैधानिक व्यक्ति है जिसका जन्म सम्मेलन के दिन होता है। कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था यदि अपने जन्म से पहले लाभ कमाती तो ऐसा लाभ पूंजीगत लाभ होता है तथा उस पूंजीगत लाभ ख्याति को अपलिखित करने का उपयोग लाया जाता है। अथवा विद्यार्थियों, पूंजीगत संचय से हस्तांतरण किया जाता है। अतः सम्मेलन से पूरे का लाभ वैधानिक रूप से लाभांश वितरण के लिए उपलब्ध नहीं है। चौथा पॉइंट जो हमने ऊपर शामिल हो सकती है वो है कंपनी के ऋण पत्रों के शोधन पर प्राप्त लाभ या भत्ता। विद्यार्थियों,
कंपनी के ऋण पत्रों पर शोधन पर लाभ अथवा बट्टा में ऋण पत्रों के शोधन पर पूंजीगत लाभ है, परंतु ये कंपनी के अधिनियम अनुमति दे तो इसका उपयोग लाभांश वितरण में किया जा सकता है। कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन व्यावहारिक दृष्टिकोण से उचित यही होगा कि इसका उपयोग पूंजीगत हानियों की अपलिखित करने में से किया जा सके। इसको समझना भी अति आवश्यक है। विद्यार्थियों, पांचवा, स्थायी संपत्तियों के बेचने से प्राप्त लाभ। इसके अंतर्गत स्थायी संपत्तियों के बेचने से प्राप्त लाभ पूंजीगत लाभ उत्पन्न होते हैं। उसका लाभांश के रूप में वितरण तभी किया जा सकता है जबकि ये नकद में प्राप्त हो गए हो, कंपनी के अंतर्नियम लाभांश वितरण की अनुमति देते हो तथा व्यावसायिक लाभ संस्था के समस्त संपत्तियों का संभावित हानियों की पूर्ति करने के लिए सरप्लस बचता हो, तभी हम इसको उसमें सम्मिलित कर सकते हैं। उपरोक्त 3 शर्तों को पूरे करने पर ही एक कंपनी स्थायी संपत्ति को बेचने से प्राप्त हुए लाभों में से लाभांश का वितरण कर सकती है। इसको समझना भी बहुत ही अति आवश्यक है। विद्यार्थियों, यहाँ पर और भी ये समझने की ज़रूरत है कि पूंजीगत हानियाँ, जिस तरह से पूंजीगत लाभ होते हैं तो पूंजीगत हानियाँ क्या होती है। जब हम पूंजीगत लाभ या कैपिटल प्रॉफिट की बात करते हैं तो हमको कैपिटल लॉसेस को भी समझना होना चाहिए, और उसके बाद हमको ये भी समझना चाहिए व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नेट प्रॉफिट एंड डिवाइजेबल प्रॉफिट। ये उसको भी समझना, शुद्ध लाभ तथा विभाजन योग्य लाभ में अंतर क्या है। सर्वप्रथम जब हम पूंजीगत लॉसेस की बात करते हैं तो विद्यार्थियों, कभी कभी कंपनियों को स्थायी संपत्ति का बाजार मूल्य गिर जाता है, ये सबको पता है। इसलिए उसका पुस्तक मूल्य उसे बाजार मूल्य से अधिकतम ऊंचा नजर आने लगता है। यदि कंपनी स्थायी संपत्तियों का पुनः मूल्यांकन कर उसे बाजार मूल्य पर पुस्तक को दर्शाने के निर्णय ले तो स्थायी संपत्ति के पूर्ण मूल्यांकन की हानि कंपनी की पूंजीगत हानि है। विद्यार्थियों, कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत ये आवश्यक नहीं है कि लाभांश बांटने से पूर्व इस तरह की पूंजीगत हानियों को अपलिखित किया जावे। समय समय पर न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों के आधार पर भी ये कहा जा सकता है कि स्थायी संपत्ति की बिक्री में अथवा पुनः मूल्यांकन के उत्पन्न हानि के लाभांश से पूर्व लाभ में से अपलिखित करना अनिवार्य नहीं है। इस संदर्भ में दिए गए न्यायालय निर्णयों के संदर्भ में रूप में देखा सकता है। बोल्टन वर्सेस नतल लैंड कमीशन कंपनी लिमिटेड 1982 के निर्णय के अंतर्गत एंड वर्नर वर्सेस जर्नल एंड कमर्शियल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लिमिटेड, ये 2-3 निर्णय हैं न्यायालयों के जिसके आधार पर इसको स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पूंजीगत हानियाँ क्या होती है। वैधानिक दृष्टिकोण से तो पूंजीगत हानि का लाभांश घोषित करने से पूर्व अपलिखित करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टिकोण से उचित होगा कि स्थायी संपत्ति को बेचने से उत्पन्न हुई हानि को तो उस वर्ष में तथा स्थायी संपत्ति के पुनः मूल्यांकन से उत्पन्न हानि को पुनः मूल्यांकन वाले वर्ष अथवा आगामी 3 से 5 वर्षों में थोड़ा थोड़ा करके लाभों संचयों में से अपलिखित कर दिया जाए। विद्यार्थियों, इस तरह से जो पूंजीगत लाभ के निम्न में शामिल हो सकते हैं उसके बारे में जो 5 बिंदु आपको बताए और जो पूंजीगत हानियों के बारे में हमने बता दिया, तो उसका विश्लेषण इस बात से संबंधित है
के लाभों का निपटारा तथा बोनस अंशों का निर्गमन करने के वक्त किन किन बातों का ध्यान रखा जाए, ताकि वो बातें कैपिटल प्रॉफिट्स में आ सकते हैं, या किन किन बातों का ध्यान रखा जाए तो वो कैपिटल लॉसेस में आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।